अच्छा हुआ ना सर। सभी ने अपील पढ़ लिया ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आया उसमें? क्योंकि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। देखिए आपका ये जो टॉपिक है सीआरपीसी का, रेफरेंस एंड रिवीजन, सेक्शन नोट डाउन कर लेना इसमें जिन लोगों के पास डायरेक्ट नहीं है। 395 रेफरेंस टू हाई कोर्ट। सीपीसी में अभी हमने पढ़ा था, तो आई थिंक इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा। वेयर एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ केस पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन, जहां किसी न्यायालय को समाधान हो जाता है कि उसके जो भी प्रकरण चल रहा है उसमें मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है जो किसी एक्ट, इसको हाईलाइट कर लेना, एक्ट, ऑर्डिनेंस मीन्स अध्यादेश, अधिनियम या अध्यादेश, या विनिमय, या कोई भी ऑर्डिनेंस है, एक्ट है, या कोई ऐसा प्रोविजन है, उसकी वैलिडिटी के बारे में कोई प्रश्न, किसी तरह का क्वेश्चन अराइज होता है, या उसका प्रेजम्पशन के लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है जिसको लेकर कोई डाउट है, तो उसके डिक्लेरेशन के लिए क्या होगा, या उसके संबंध में किसी भी तरह का, मान लीजिए कोई अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस तरह का कोई केस आता है, केस है, कोई क्वेश्चन है, कोई ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन या प्रोविजन इस तरह का है जो इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है, but has not been so declared by the High Court to the which that court is subordinate or ordinate, or by the Supreme Court, the court shall state a case setting out its opinion and the reason thereof and refer the same of the decision of the High Court. अगर किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेगा, उस क्वेश्चन के लिए जो भी एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, अधिनियम है, उसके संबंध में उसकी उपधारणा को निश्चित करने के लिए किसको रेफर करेगा। रेफरेंस का मतलब होता है रेफर करना। रेफर किसको किया जाएगा इस संबंध में, उच्च न्यायालय को। ठीक है, यहाँ पर उच्च न्यायालय को जब इस तरह की कोई भी एक तरह के ओपिनियन को निश्चय करना, मतलब यहाँ ये ध्यान रखिए कि किसी न्यायालय की अपनी राय, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्ट है, मतलब एक्ट है और उसका कोई भाग है, उस भाग को लेकर कोई संशय है, तो उस पेरेंट एक्ट के जो भी पर्टिकुलर जो उसका भाग होगा उसका जो डिक्लेरेशन इन द सेंस कि उसके इंटरप्रिटेशन के लिए सही ओपिनियन की जानकारी अभी हमें कौन दे सकता है, डेफिनेटली सब ऑर्डिनेट कोर्ट से जो ऊपर का कोर्ट है वही देगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर रेफरेंस के लिए होगा कि रेफरेंस एक ऐसी स्थिति है जिसमें सब ऑर्डिनेट कोर्ट अपने वरिष्ठ न्यायालय से कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है, ओपिनियन ले सकता है। और ये इसलिए जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट के समक्ष मान लीजिए उसके जुरिस्डिक्शन है। यहाँ एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जुरिस्डिक्शन होना यहाँ मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पर कौन सी चीज प्रॉब्लमेटिक क्या है, उस एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन के लिए उसकी वैलिडिटी को लेकर या कहीं कोई संशय समझते हैं ना, डाउट, किसी तरह का कोई उसकी जो अवधारणा है उसको लेकर किसी तरह का संशय है, कोई डाउट है, उसको क्लियर करने के लिए यहाँ इस तरह की चीजों को क्लियर ओपिनियन जानने के लिए उसे हाई कोर्ट को रेफर किया जा सकता है। फिर 96 यहाँ पर क्या बोलता है, डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। अब मान लीजिए आपने रेफर कर दिया किसी केस को, तो यहाँ डेफिनेटली हाई कोर्ट के पास ये पावर है, व्हेन अ क्वेश्चन हैज बीन सो रेफर्ड द हाई कोर्ट शैल पास सच ऑर्डर। जो भी डिसीजन या आदेश, जिस भी प्रकार का आदेश हाई कोर्ट यहाँ देना उचित समझता है वो यहाँ पर देगा। मतलब यहाँ पर अब उस केस को डिस्पोजल किस तरह से किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ
हाई कोर्ट। एक बार अगर किसी केस को रेफरेंस के लिए भेज दिया गया है, देन यहाँ अब सब ऑर्डिनेट में के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। अब हाई कोर्ट जिस तरह के ऑर्डर पास करेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ उस केस को डिस्पोज किया जाएगा, उसका डिस्पोजल किया जाएगा। इवन यहाँ पर सेकंड में आप देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग पढ़ेंगे। ऑल मजिस्ट्रेट वेयर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल एंड वेदर एक्सरसाइजिंग, ये नेक्स्ट वाला है। इसका सेकंड पढ़ेंगे, द हाई कोर्ट में डायरेक्ट बाय होम द कॉस्ट ऑफ सच रेफरेंस शेल बी पेड। वो जिसके ऊपर इस तरह का खर्च, किसके ऊपर इस तरह के जो निर्देश लगाए, रेफरेंस किया गया है, निर्देश के लिए भेजा गया है, उसके लिए यहाँ पर कोर्ट पे भी कर सकता है। मीन्स उसके ऊपर जो खर्च आना है उसको भी डिसाइड कर सकता है कि वो किसके ऊपर आएगा। अब रेफरेंस में यहाँ पर आप अगर इसका सब क्लॉज 2 और 1 भी देखेंगे तो क्लियर होगा। देखिए, एनी कोर्ट मेकिंग अ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 पेंडिंग द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट देयर ऑन ईदर कमिट द एक्यूज्ड टू जेल और रिलीज हिम। यहाँ पर मतलब अगर ये हम जब हम रेफरेंस पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि यहाँ कोर्ट को कितना पावर है, हाई कोर्ट को कितना पावर है। तो यहाँ जब आप इसके सब क्लॉज 1, 2, 3 देखते हैं तो यहाँ ये क्लियर होता है कि किस तरह के पावर्स भी कोर्ट को है। इवन 396 में भी यही चीज है कि यहाँ ये पावर भी डिक्लेयर करता है कि हाई कोर्ट को जब कोई मैटर भेज दिया गया है तो उसका डिसीजन उस तरह से होगा। अगर वो चाहे तो अक्यूज को जेल भेज सकता है, बेल दे सकता है, रोक सकता है, उस चीज को स्टे कर सकता है। तो इस तरह यहाँ पर ये जो ऑर्डर है, जो भी डिसीजन दिया जाएगा हाई कोर्ट का, पावरफुल रहेगा। इसमें केस का नाम लिखिए, मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस सिटी मजिस्ट्रेट वाराणसी, 1983 का है। एक चीज अब यहाँ मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लीजिए ये होता है कि कोई लॉ या कोई प्रोविजन एप्लीकेबल होना था, ठीक, नहीं हुआ, लंबे समय तक नहीं हुआ। एप्लीकेबल मीन्स इन्फोर्स होना था, नहीं हुआ। अब अगर कोई चीज इन्फोर्स हुई ही नहीं है तो क्या उसके संबंध में कोई अगर मैटर आता है तो हाई कोर्ट को क्या पावर है कि वो उस चीज को विनिश्चय करे? कोई भी मुझे आंसर कर सकता है? अंशिका, अंशिका शर्मा, आवाज आ गई बेटा? यस मैम। क्या कोई ऑर्डर है या कोई प्रोविजन है जिसे कि इन्फोर्स किया जाना चाहिए था पर वो इन्फोर्स नहीं हुआ, लंबे समय तक नहीं हुआ, तो क्या इस तरह के मैटर को हाई कोर्ट रेफरेंस के तहत उसका डिसीजन या ऑर्डर दे सकता है? हाँ मैम, ले सकते हैं। जो चीज इन्फोर्स ही नहीं हुई है, ये जो केस अभी मैंने लिखवाया है ये इसी के रेफरेंस में है कि यदि कोई न्यायालय नहीं हुई है तो नहीं ले पाएगी। हाँ डेफिनेटली, क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑर्डर इन्फोर्स ही नहीं हुई है, देन जो चीज इन्फोर्स हुई ही नहीं है उस पर आप किस तरह से डिक्लेरेशन देंगे, है ना? तो यहाँ पर एक लिमिटेशन की पार्ट पे आप इसको देख सकते हैं कि अगर कोई चीज इन्फोर्स नहीं हुई है, प्रवर्तनीय, एक शब्द लिख लीजिएगा सब लोग, प्रवर्तनीय। प्रवर्तन होना मतलब परिवर्तन नहीं होता है, उसका मतलब होता है इन्फोर्स होना, ठीक है? इसी तरह 396 क्लियर करता है, कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ रिवीजन। ये है आपका 396, यहाँ 397 है पुनरीक्षण के लिए, हाईलाइट कर लो इसे, पुनरीक्षण मीन्स रिवीजन। हिंदी में जैसे हम पुनरीक्षण बोलेंगे
4 चीजें होती है मेन सीपीसी में भी, बार बार आप लोगों को रिकॉल इसीलिए करवाया जाता है ताकि आपको याद रहे। अपील, निर्देश, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, रिव्यू, रिविजन, रेफरेंस, अपील। ये चारों चीजें क्यों हैं? ताकि अगर कहीं कोई अनजस्टिस होता है या फेयर ट्रायल नहीं होता है या कोई ऐसी चीजें जो ट्रायल में ली जानी चाहिए थी नहीं ली गई, किसी भी तरह से अनफेयर डिसीजन हुआ है, देन हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि हमें फेयर जस्टिस के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर किसी केस में रिवीजन लगाया गया है तो रिवीजन के लिए क्या, अब पहले इसका हेडिंग सभी लोग पढ़ लेंगे 397 का। उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपने अपनी स्थानीय अधिकारिकता के अंदर स्थित किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के अभिलेख को किसी अभिलिखित या ऐसे अवर न्यायालय की कार्यवाहियों का या नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है, ऐसा अभिलेख मंगाते ही समय निर्देश दे सकता है, अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक किसी दंडादेश का निष्पादन निलंबित कर सकता है, अभियुक्त को परिरोध में है तो जमानत पर छोड़ सकता है या बंद पत्र लेकर उसे छोड़ सकता है। सभी लोग इसका 397 एक बार रीड करेंगे, इंपोर्टेंट सेक्शन है ये आपका, इसको हाईलाइट कर लीजिए। क्या होता है कि मान लीजिए कोई केस है रिवीजन के लिए लगाया गया है, कहाँ जाएगा? हायर में जाएगा डेफिनेटली। अब अगर कोई चीज आपने रिवीजन में लगाई है, अब रिवीजन के लिए अगर किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में सेशन जज ने अगर, या जो भी अपर जो भी हायर न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, वहां पर अगर रिवीजन के लिए कोई केस गया है तो यहाँ आप पावर भी देख सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। जब इस तरह का कोई भी है तो रिकॉर्ड मंगवा लेना। कोर्ट क्या कर सकता है? कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड डायरेक्ट दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है निष्पादन। यहाँ आपने डिक्री के संबंध में ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन को पढ़ा था, तो एग्जीक्यूशन का मतलब सिर्फ ऑर्डर 21 के निष्पादन से मतलब नहीं होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना। मतलब यहाँ पर जो सेंटेंस है उसके एग्जीक्यूशन के संबंध में क्या ऑर्डर कर सकता है? उसको सस्पेंड कर सकता है, एक्यूज को कंफाइनमेंट दे सकता है, रिलीज कर सकता है, बॉन्ड ले सकता है, उसका एग्जामिनेशन कर सकता है, एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो स्टे कर सकता है, उसको रोक सकता है। मींस यहाँ पर जब कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ रिवीजन में ये सारे पावर्स उस हायर कोर्ट को होंगे जहां पर की रिवीजन लगाया गया है। रिपीट करूं, इसे समझ आया? रेफरेंस अलग चीज है, रिवीजन अलग चीज है, रिव्यू अलग है और अपील अलग है। रिवीजन अभी जो हम 397 में पढ़ रहे हैं, जब किसी केस के संबंध में किसी चीज को रिवीजन के लिए भेजा जाता है तब यहाँ पर रिवीजन में हाई कोर्ट या जो भी हायर कोर्ट है जहाँ पर रिवीजन भेजा गया है, जैसे सेशन जज या हाई कोर्ट, वो उस क्रिमिनल कोर्ट्स में जिसमें कि केस चल रहा है उससे अभिलेख मंगवा सकते हैं, उससे एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जो सेंटेंस दिया गया है उसका निष्पादन रोक सकते हैं, एक्यूज को बॉन्ड लेकर जमानत पर छोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ वो सारे पावर्स जिस किस तरह से यहाँ मेंशन किए गए हैं वो सारे इसमें क्लियर हैं। रिवीजन का जो पावर है वो सिर्फ सेशन को और हाई कोर्ट को ही होता है। हाईलाइट कर लेना इस चीज को। इसमें केस का नाम लिखेंगे मधु लिमिये वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जो रिवीजन के जो पावर्स है उसके सेक्शन आप एक बार फिर से लिखेंगे, 397 से लेकर 401 तक। सीआरपीसी के सेक्शन 397 टू 401, 401, 397 से लेकर 401 तक यहाँ पर सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन का 227 और एक रिट अगर आपको याद हो, उत्प्रेषण, रिट ऑफ, लिखिए इसे, मेंशन कर लीजिएगा कि यहाँ पर 3 सोर्स हैं जो कि रिवीजन को अलाउ करते हैं।
रेट ऑफ सैलरी, उत्प्रेषण, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 227 और सीआरपीसी में 397 से लेकर 401। इसी तरह 398 में पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, अगर किसी ने अभिलेख मंगाया है, अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड, जो केस चल रहा है उससे संबंधित सारा रिकॉर्ड अगर कोर्ट मंगवाता है तो उसके संबंध में इंक्वायरी का ऑर्डर भी दे सकता है। देखिए हर चीज जब आप लोगों को आता भी है, आप लोग जब नोट्स बनाते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला आप रिवीजन लिखेंगे तो रिवीजन का मीनिंग लिखेंगे, देन यहाँ पर किस सेक्शन में उसे बताया गया है वो लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक बताया है। फिर एक अलग से आप यहाँ लिख सकते हैं कि पावर ऑफ रिवीजन कोर्ट्स, तो यहाँ पर कौन कौन किस किस तरह के पावर्स हैं। तो ये पावर्स हमने 398 में देखा, जैसे कि इंक्वायरी का पावर दिया जा सकता है। जब 397 में किसी अभिलेख को मंगवाया गया है तो यहाँ पर कोर्ट जो भी जो परिवाद है, परिवाद मीन्स जो कंप्लेंट है उसके संबंध में 203 204 के अधीन खारिज कर दिया गया है अपराध को, कि अभियुक्त ऐसे व्यक्ति के मामले जो उन्मोचित कर दिया गया है अतिरिक्त जांच स्वयं करे या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट में से किसी के द्वारा कराए, तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे अतिरिक्त जांच स्वयं कर सकता है या उसे अपने अधीन किसी मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्वायरी मीन्स जो भी कंप्लेंट है या जो भी परिवाद है उसके संबंध में इंक्वायरी के लिए यहाँ कोर्ट जिसके पास रिवीजन के लिए भेजा गया है, एप्लीकेशन दायर की गई है, वहां इस संबंध में वो आदेश दे सकते हैं। इसी तरह 399 में सेशन जजेस पावर्स ऑफ रिवीजन, सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां। तो यहाँ पर जो मेन शक्तियां हैं वो क्या हैं, वो सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिसका प्रयोग धारा 401 की उपधारा के अधीन उच्च न्यायालय कर सकता है। इसको लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा है एक्सरसाइज बाय द कोर्ट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 401, जैसे कि रिकॉर्ड मंगवाना, बॉन्ड पर छोड़ देना, जमानत पर बॉन्ड लेकर जमानत पर छोड़ देना, एग्जामिनेशन करना, अभिलेख मंगवाना, ये सारी चीजें की जा सकती हैं। मीन्स आपको 401 को डिटेल में पढ़ना है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसी तरह अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति भी यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ सीधे आप पढ़ेंगे 401 को हाई कोर्ट्स पावर्स ऑफ रिवीजन, क्योंकि जो पावर्स हाई कोर्ट्स को यहाँ दिए गए हैं उसके सिमिलर ही यहाँ पर सेशन को दिए गए हैं। कहीं हो सकता है कम है, बट यहाँ क्लियरली उन्होंने सेक्शन में ही उस चीज को मेंशन कर दिया गया है कि जो भी सेक्शन 1 में जो दिए गए हैं वो सेशन को होंगे 2, 3, 4। तो यहाँ जो 401 है मतलब उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण की शक्तियां जो कि 401 में बताई गई हैं। देखिए अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा वास्ट स्टडी करना है इसकी। In the case of any proceeding, the record of which has been called for by itself, of which otherwise comes to its knowledge, जहां ऐसी कार्रवाई के मामले में उच्च न्यायालय ने स्वयं में अभिलेख मंगवाया है। आप लोगों को याद होगा कि हाईकोर्ट खुद भी अगर चाहे तो किसी केस को रिवीजन के लिए मंगवा सकता है ना, जिसको उसकी अन्यथा जानकारी हुई है, कहीं से उसे जानकारी अगर मिलती है, वह धाराएं 3 यहाँ पर धाराएं ये याद रखिएगा आप लोग, 386, 389, 390 और 391 द्वारा अपील न्यायालय को या 307 द्वारा सेशन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का स्वविवेकानुसार प्रयोग कर सकता है। मतलब कौन कौन से सेक्शन सीआरपीसी के, 386, 389, 390, 391 और 307 में जो पावर्स हैं उनको वो यूज कर सकता है। और जब न्यायाधीश रिवीजन कर रहा होता है उसकी राय में समान रूप से विभाजित है, तब मामले का निपटारा धारा 392 में जो प्रोविजंस बताए गए हैं उसके द्वारा किया जाएगा। अब अगर फिर से मेन चीज यहाँ पर आप देखिए कि अगर जब तक कि कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, जब तक कि अक्यूज अपने प्लीडर के साथ अपने डिफेंस के लिए नहीं आ जाता। इसी तरह nothing in this section shall be deemed to authorize a high court to convert a finding of acquittal into one conviction। इस धारा की कोई भी बात उच्च न्यायालय को दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में
संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को दोष मुक्ति का निष्कर्ष दिया गया है तो उसको सीधे से दोष सिद्धि में आप कन्वर्ट करने का पावर नहीं समझा जाएगा। अगर जहां अपील की जा सकती है वहां पर रिविजन नहीं लगाया जाएगा। 4 में आप देखेंगे। और 5 में है जहां पर की अपील होती है पर हाईकोर्ट को किसी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन गलत विश्वास के आधार पर किया गया है, उससे कोई अपील नहीं होती है, तो न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है। तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के आवेदन को अपील की अर्जी मानकर, ध्यान देना यहाँ पर, अपील की अर्जी मान सकता है और उसके अनुसार कार्रवाई कर सकता है। इसमें केस का नाम लिखें, मुन्ना देवी वर्सेस राजस्थान। इसी तरह 402 में कोर्ट को ये पावर है कि पावर टू हाई कोर्ट टू विड्रॉ और ट्रांसफर रिवीजन केस, अगर वो चाहें तो यहाँ पर उसे विड्रॉ कर सकते हैं या वापस लिया जा सकता है या अंतरित किया जा सकता है। अंतरित किसे किया जाएगा? जहां पर की जो रिस्ट्रिक्शन होगा। पक्षकारों को सुनने का अधिकार, ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टीज, ये भी अधिकार में चला जाएगा। ठीक है, अब जो खास चीज है, आपको एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि रिवीजन में और रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा कोई ऐसा सेक्शन है जो आप हम लोग पढ़ें, क्योंकि अगला कोई टॉपिक होगा तो उसको अगले उससे स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है आप लोग पूछ सकते हैं। अपील, रिवीजन और रेफरेंस, ये तीनों हमने पढ़ा है और यहाँ पर इन तीनों के बीच का डिफरेंस आपको आना चाहिए। डिफरेंस के साथ सेक्शन वाइज आपको किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे कि तीनों के मीनिंग, डेफिनेशन मीन्स किस तरह से अपील क्या होती है, रेफरेंस क्या होता है और रिवीजन क्या होता है, और उसी के साथ फिर कोर्ट के पावर्स, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। देखिए स्पेसिफिक अभी आपको इतना आ जाना चाहिए आई थिंक कि कोर्ट की प्रोसीडिंग किस तरह से चलती है, मतलब एक प्रोसीजर क्या है, क्योंकि सीआरपीसी भी काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर पावर्स अपने आप, जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये क्या, ये किसी कोर्ट को पावर है कि रिवीजन में वो किसी एविडेंस को फिर से बुलवा ले, एग्जामिनेशन कर ले, पार्टीज को सुने, जमानत पर छोड़ दें। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रेट जो भी चीजें हो रही हो क्रिमिनल के मैटर में हो रही, तो क्या किसी को जमानत, अक्यूज को छोड़ दिया जाए, फिर क्या उसे एक्विटल डिक्लेयर कर दिया जाए या उसे कन्विक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाए। तो यहाँ इस तरह के जितने भी राइट्स हैं या जो पावर्स हैं वो ऑलरेडी आपके सेक्शंस में क्लियरली बता दिए गए हैं। और फिर एक चीज यहाँ आ जाती है कि हाईकोर्ट के रेफरेंस में आपको चीजें इजीली याद रहती है, मुझे पता है ना। हाईकोर्ट का आपको सिस्टम सीधे से याद रहता है, सुप्रीम कोर्ट का याद रहता है। दिक्कत हमें जाती है सेशन और एडिशनल और इन सारी चीजों में, तो उसको सीक्वेंस में आप याद करेंगे तो आपको उसके पावर्स भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे अभी हमने देखा रिवीजन का किसको पावर है, कोई बता सकता है मुझे? सीजेएम को राइट है रिवीजन के लिए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को राइट है का? यस मैम। कौन बोला यस? कौन बोला यस? आदित्य दुबे। अभी 2 मिनट पहले मैंने कहा है कि रिवीजन का राइट किन किन लोगों को, किस किस कोर्ट को होगा, अभी के अभी पढ़ा है हमने 2 चीजें यहाँ पर। और इवन मैंने आप लोगों को बोला भी था कि नोट डाउन कर लेना इसे। आप लोग थोड़ा सा, मैम वॉइस प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है मुझे किस किस को है रिवीजन का राइट, किस कोर्ट को है? लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या रिवीजन ले सकता है अजय? यस मैम। नो मैम। क्यों? भाई मैंने अभी बोला था आप लोग लिख लीजिए,
हाई कोर्ट और सेशन न्यायालय। अभी पावर्स हमने पढ़े तो क्या देखा आप लोगों ने, फिर 300 401 से देखो आगे, फिर से देखो, देखिए क्या हुआ यहाँ तो पर। मैम न्यायालय में सेशन में मैम मजिस्ट्रेट नहीं आएगा? सेशन जज को, हाँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तो बहुत देखो, सेकंड और फर्स्ट क्लास ये दो तो बहुत कम है, रिवीजन का पावर उनको नहीं है बेटा। किसको है? उच्च न्यायालय को है और सेशन को है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है पावर टू एडिशनल सेशन जज और सेशन जज और हाई कोर्ट, तो ये इसी में आ जाते हैं, इसलिए हम एक ही जगह से काउंट करेंगे। ठीक है, ओके मैम। अब नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है, एक्चुअली मैं चाह रही थी हम लोग अकॉर्डिंग पढ़ें। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो तो क्लियर करना है कि यहाँ पर पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्ट टू ट्रांसफर केस एंड अपील। 48 के बाद कभी भी आप लोगों का टाइम टेबल आ सकता है, इसलिए हम लोग सिर्फ खास खास चीजें ही पढ़ेंगे। मैम किसके बाद, कौन सी डेट के बाद?